तो सोचिए एक डिजिटल चिंगारी के बारे में, जो देखते ही देखते पूरे देश की सड़कों पर आग बनकर फैल गई। ये कहानी है नेपाल के हालिया डिजिटल विद्रोहों की, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सवाल से। आखिर कैसे एक समुद्री डाकू का झंडा नेपाल में हजारों प्रदर्शनकारियों के लिए आज़ादी और बगावत का सिंबल बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो सब कुछ शुरू हुआ एक सरकारी फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने एक ही झटके में पूरे देश की ऑनलाइन दुनिया को जैसे खामोश कर दिया। तारीख थी 4 सितंबर 2025। इसी दिन नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। रातों रात लाखों लोग अपने दोस्तों, परिवार और बाकी दुनिया से कट गए। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे ऐप्स की बात नहीं कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, स्नैपचैट, मतलब वो सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनसे लोग जुड़ते थे, खबरें पाते थे और अपनी आवाज उठाते थे, सब एक साथ बंद कर दिए गए। अच्छा, तो सरकार ने क्या कहा? उनका ऑफिशियल कारण तो बड़ा सीधा सा था कि ये कंपनियां नए नियमों को मान नहीं रही थीं, जिनके मुताबिक उन्हें नेपाल में दफ्तर खोलने थे और सरकारी निगरानी के लिए तैयार रहना था। लेकिन ये तो सिर्फ सतह की बात थी। असल में इस बैन ने उस आग में घी डालने का काम किया जो सालों से सुलग रही थी। ये मामला सिर्फ इंटरनेट की आज़ादी का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। और यहीं पे कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सरकार, जिसके लिए ये बस नियमों के पालन का मामला था, लेकिन दूसरी तरफ थीं सड़कें, जहां लोगों के लिए ये बैन उनकी सालों की फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक बन गया था। सेंसरशिप, भ्रष्टाचार और देश में मौकों की कमी को लेकर जो गुस्सा था, वो सब बाहर आ गया। और इस गुस्से को लीड कौन कर रहा था? देश के युवा, खासकर जेन ज़ेड, वो पीढ़ी जो सिस्टम की नाकामियों से सबसे ज्यादा निराश थी। ये उनका आंदोलन था, उनका प्रोटेस्ट था। फिर क्या था? जो गुस्सा ऑनलाइन दिख रहा था वो बहुत जल्द ऑफलाइन विरोध में बदल गया, और देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शनों ने एक हिंसक रूप ले लिया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि यकीन करना मुश्किल है। 4 सितंबर को बैन लगा। सिर्फ 4 दिन बाद 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग थे, और उसी दिन पुलिस ने गोली चला दी। फिर उसके ठीक अगले दिन 9 सितंबर को सरकार को दबाव में आकर बैन हटाना पड़ा। सोचिए, सिर्फ 4 दिनों के अंदर सब कुछ बदल चुका था। लेकिन इस टकराव की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन कुछ ही दिनों की हिंसा में कम से कम 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जान गंवाने वालों के अलावा 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें सड़कों पर उतरे आम नागरिक भी थे और पुलिस अधिकारी भी। इस पूरे केओस के बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और राजनेताओं के घरों को निशाना बनाया, और यहीं पर वन पीस का वो मशहूर स्ट्रॉ हैट झंडा, जो एक जापानी एनिमे का सिंबल है, अचानक आज़ादी और सिस्टम के खिलाफ एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरा। इतनी हिंसा और बढ़ते दबाव के बाद सरकार को जाहिर है पीछे हटना पड़ा, जिससे देश एक बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच गया। अब सरकार ने हालात को संभालने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने बैन हटाया, फिर पीड़ितों के लिए मुआवजे और मुफ्त इलाज का वादा किया, और तो और पूरी घटना की जांच के लिए एक पैनल भी बना दिया। लेकिन ये कदम एक गहरी सच्चाई भी दिखा रहे थे। सरकार जैसे एक दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ वो रियायतें देकर लोगों को शांत करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक संकट गहरा रहा था। गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और अब तो खुद प्रधानमंत्री की अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे थे। और ये बात सिर्फ देश के अंदर तक नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा हुई। मानवाधिकार समूहों और संयुक्त राष्ट्र सबने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और जवाबदेही की मांग की। तो प्रतिबंध तो हट गया, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल यह है कि अब जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, आज की तस्वीर ये है कि सोशल मीडिया तो वापस आ गया है, लेकिन विरोध की आग बुझी नहीं है, बस उसका रूप बदल रहा है। क्योंकि जिन असली मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सेंसरशिप, वो सब तो अब भी वहीं के वहीं हैं। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जब तक सिस्टम में कोई असली बदलाव नहीं होता, ये आंदोलन किसी न किसी शक्ल में जारी रहेगा। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे अहम और आखिरी सवाल पर लाता है कि जब डिजिटल कनेक्शन तो बहाल हो जाता है, लेकिन सरकार और नागरिकों के बीच का भरोसा टूट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? इसका जवाब ही शायद नेपाल का भविष्य तय करेगा।